मित्र नमस्कार। आज प्राकृतिक खेती के लिए, जीवामृत लेने के लिए और प्राकृतिक खेती को समझने के लिए हमारे साथ आप सागर प्रधान जी हैं। सागर एमपी से आए हैं और ये राजमणि जी हैं कुशवाहा, ये सीधी जिला है एमपी मध्य प्रदेश में, वहाँ से आए हैं। और ये बलेश्वर जी हैं, ये सीवान बिहार से आए हैं। तो आप लोग जीवामृत लेने आए हैं और प्राकृतिक खेती को समझने आए हैं। मैं मित्र अक्सर देश के सभी किसानों को ये समझाता हूँ कि खेती में अगर समझना है, खेती में तरक्की करनी है और कर्ज से मुक्ति पानी है, तो खेती में पहला श्रम है, पहला जो निवेश है अपना श्रम, और दूसरा जो निवेश है अपना दिमाग। श्रम से जी चुराएंगे तो ट्रैक्टर लाएंगे, मशीनरी लाएंगे, और दिमाग अगर अपना नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे दिमाग पर कुछ दूसरे लोग राज करेंगे, शासन करेंगे, और वो हमको बताएंगे कि आपकी खेती की उन्नति के लिए हम ये निवेश डालने पड़ेंगे। प्राकृतिक खेती के विषय में मैं विनोद कुमार चंद अक्सर कहता हूँ कि किसान को 1 रुपए का भी, 1 रुपए की चीज भी बाजार से नहीं लानी। खेती में हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर दिमाग से काम लेंगे तो खेती में हमें किसी भी निवेश की ज़रूरत नहीं है। खेती में निवेश श्रम का और दिमाग का लगाना है। मित्र, ये धरती माता, हम कोई भी बीज बोएंगे, चाहे सब्जी बोएं, चाहे गेहूं बोएं, चाहे कोई फल की फसल लगाएं, आर्चर्ड लगाएं, मेडिसिनल क्रॉप की खेती करें, तो हम कहाँ बीज बोएंगे? ज़मीन में। किसान को केवल बीज बोना होता है, बकाया काम सब प्रकृति करती है। अगर धरती माता संपन्न है तो बकाया काम माँ खुद कर लेगी। आप केवल बीज डाल दीजिए, आप जुताई भी मत करिए, आप बीज डाल दीजिए। जंगल में कोई जुताई नहीं करता। चिड़िया शीशम का, जामुन का, नीम का, बरगद का, पीपल का बीज बो देती है और आंधी तूफान में वो पेड़ गिरते नहीं हैं और खूब फलते हैं, खूब फूलते हैं। हम जब अपने खेत में कोई पेड़ लगाते हैं तो वो पानी मांगता है, दवाई मांगता है, खाद मांगता है, और फिर भी 10 साल का होता है, आंधी तूफान आ जाता तो गिर जाता है। माने कि माँ में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उस वृक्ष को संभाल के रख सके, क्योंकि माँ की सामर्थ्य को हम लोगों ने कमजोर किया है। खेती में जो खेती का संपूर्ण कारोबार है वो पंच महाभूत पर चलता है, भगवान की व्यवस्था पर चलता है। पंच महाभूत में भूमि है, जिसकी मैंने बात की कि भूमि की फर्टिलिटी को सुधारो। गगन माने आकाश है, वायु माने जंगल है, आ का मात्रा अग्नि माने सूरज है, और ना का मतलब नीर यानी पानी है। हम आपको पौराणिक कथाओं की बात बताते हैं। आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान निरंतर शिव के चरण पखारते हैं। विष्णु भगवान निरंतर शिव के चरण पखारते हैं। तो शिव कौन है? शिव धरती है। धरती का वो पाँव पखारता है ना विष्णु भगवान, तो धरती का वो हिस्सा जो समुद्र के किनारे है वो शिव जी के पाँव हैं, और जो ऊंची ऊंची गगनचुंबी चोटियां हैं वो शिव जी का सर है। तो विष्णु भगवान लहरों से आता है और वो पानी मतलब शिव का चरण पखारते रहते हैं। फिर आगे लिखा है कि शिव जी के द्वारा विष्णु भगवान जो शिव जी के चरण पखारते हैं उसका पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं। ब्रह्मा जी का कमंडल है, वायुमंडल में जो बादल हैं वो ब्रह्मा जी का कमंडल है। तो शिव माने धरती, विष्णु माने समुद्र, और ब्रह्मा जी का कमंडल का मतलब हुआ बादल। अब साहब ये क्रिया कैसे हुई? समुद्र का पानी कैसे इवेपोरेट होके बादलों तक गया? तो सूरज के रोशनी से गया, सूरज की ऊष्मा से गया। ले कौन गया?
आकाश के माध्यम से ही ऊपर पहुंचा। तो पंच महाभूत का विज्ञान देखिए, धरती शिव थी, समुद्र जो है विष्णु था, वायुमंडलीय क्षेत्र ब्रह्मा जी का घर है, वहाँ कमंडल है, सूरज की ऊष्मा थी, आकाश ने रास्ता दिया। अब ये बादल बरसते हैं, साल में एक बार ये बादल बरसते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना के लिए। कहाँ बरसते हैं? आपने देखा होगा। ये बादल बरसते क्यों हैं, किसके लिए बरसते हैं? तो शिव पुल्लिंग है, ये धरती शिव है, लेकिन जब धरती को माँ कहते तो माँ का मतलब है धरती के ऊपर खड़ी हुई वनस्पतियां, यानी जंगल। जंगलों से हमको ऑक्सीजन मिलती है और जंगल ही संपूर्ण जीव जगत को पालते हैं। तो जंगल बिना पानी के तो नहीं पाल सकता, कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष, कोई भी वनस्पति बिना पानी के तो पल नहीं सकती। तो पानी कहाँ से आता है? समुद्र से आता है, बादलों से आता है। और आज की तारीख में हम लोग गांव के तालाब पे कब्जा कर चुके, खेत की मेड़ों को काट चुके। अब पानी बरसता है, मेरे खेत से बह करके बाहर जाता है, मैं तमाशा देखता हूँ, फिर 250 फुट के नीचे से पानी निकालता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती की अगर सही से समझ हमको नहीं आई, तो हम लोग अभी रासायनिक खेती कर रहे थे और जैविक खेती 20 साल से जैविक खेती की चर्चा सुनते रहे, अब प्राकृतिक खेती की चर्चा सुनते रहेंगे, सुनते ही रहेंगे। और मैं बिना पानी के मर जाऊंगा, मैं जहरीला भोजन खा के मर जाऊंगा। तो प्राकृतिक खेती किसान का भी धर्म है और पढ़े लिखे लोगों का भी धर्म है। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि लालच बुरी बला। आप लालची मत बनिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान की पूजा करिए और भगवान की पूजा का जो आडंबर है वो बंद करिए। भगवान का मतलब होता है पंचमहाभूत। भगवान भाव का भूखा है। भाव माने कि आप धरती को क्या दे सकते हैं। और किसी ने कहा तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहें न रहें। ऐसी इस प्रकार के स्लोगन हैं। मैं कहता हूं, बस कह लेता हूं, फिर आगे मुझे कुछ याद नहीं रहता। धरती के साथ अनाचार, दुराचार, व्यभिचार मेरा कंटिन्यू चल रहा है। धरती के ऊपर जो धरती माँ, ये मैंने बोला धरती शिव है। और शिव की सवारी कौन है? नंदी। यानी खेती का काम बैल से किया जाना था। बैल पर कोई प्रेशर नहीं था, बैल बजनी नहीं था कि जमीन को कॉम्पैक्ट कर दे। अब बैल मैंने हटा दिया, ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया तो जमीन कॉम्पैक्ट हो गई। वर्षा का पानी अब नीचे नहीं जाता क्योंकि जमीन बैठ गई। तो आज मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा, मेरे साथ जितने भी किसान आते, एक ही निवेदन करता हूं कि एक बार मन में लाइए कि मैं है साहब अब लालच छोड़ चुका हूं। हम अब धरती माता के वैभव को सजाएंगे और धरती माता का वैभव जैसे ही सजेगा, ध्यान रखिए कि आपकी समृद्धि उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। अभी तो बंजर जमीन में उन्नतशील बीज बोता हूं। बंजर जमीन में यानी धरती माता की अनफर्टाइल कोख में मैं हाइब्रिड बीज बोता हूं कि 150 कुंटल धान पैदा होगा, नहीं पैदा होगा। धरती माता अगर संपन्न होती ना, तो आपका जो देसी बीज बो रहे थे वही 50-60 कुंटल पैदा होता। लेकिन धरती माँ की कोख संपन्न नहीं है, तो देसी बीज जो है ना 25 कुंटल, 15 कुंटल, 18 कुंटल पैदा होने लगे। तो वैज्ञानिक लोग हाइब्रिड बीज ले आए और कहा ये 150 कुंटल होगा। भगवान कसम 150 कुंटल कोई किसान नहीं कर सकता, वो भी 40 से 50 कुंटल पे जाकर रुक जाता है। कारण कि जमीन की सामर्थ्य नहीं है ना 150 कुंटल देने की। तो हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से बताते हैं कि धरती माता में सामर्थ्य बढ़ानी है। और जब धरती माता की सामर्थ्य की बात करते हैं तो धरती माता की सामर्थ्य का मतलब है कि धरती में 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए। 1% से अधिक ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या चीज़ है?
ह्यूमस एक वो पदार्थ है जिसमें बायोमास है, कार्बनिक पदार्थ। जैसे नीम का पत्ता है, ये कार्बनिक पदार्थ है। ये मेरे हाथ में गोबर है, ये कार्बनिक पदार्थ है। ये धरती में होना चाहिए, लेकिन मैं फसलों के अवशेष को जला देता हूँ, पशुपालन कम करने लगा, गोबर मेरे पास रहा ही नहीं, तो फसलों का जो अवशेष निकला भट्ठे वालों को बेच दिया या माचिस की तिल्ली से आग लगा दिया, तो एक कार्बनिक पदार्थ खत्म। कार्बनिक पदार्थ के बाद जब ये कार्बनिक पदार्थ में नमी होती है, किसी भी का सूखा, जैसे फसलों का अवशेष है, गेहूं का भूसा है, वो सूखा है, बरसात में जब 2 महीना तक वो नम रहेगा तो वो कार्बन बनेगा। ये कार्बन है, मतलब ये पदार्थ सूखेगा तो पीला पीला सफ़ेद सफ़ेद होगा, फिर जब ये काला काला होने लगेगा तो समझ लीजिए कार्बन बनने लगा। अब जब कार्बन बनने लगेगा, इस कार्बन को, और ये जो पत्तियां कार्बन के रूप में नेचुरली विघटित होंगी, तब फिर इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी। मैं कहूँ कि इसको कोई सूक्ष्म जीव खाएगा, जैसे आज बेस्ट डिकम्पोजर की बात होती ना, का बेस्ट डिकम्पोजर डाल दो तो सब कुछ सड़ा देगा, नहीं सड़ाएगा, किसी का सड़ा भी नहीं। फिर बता दो, ये झूठ की दुकान है। गेहूं के भूसे को, पुआल को, सूखे पुआल को अगर उसमें 2 महीना तक नमी नहीं रही ना, तो आप बेस्ट डिकम्पोजर छिड़कते रहना, कभी नहीं खाएगा वो। 2 महीने के बाद जब वो नेचुरली कार्बन के रूप में आएगा, तब बैक्टीरिया उसको उसमें फंक्शन कर पाएगा। तो ये कार्बनिक पदार्थ है और ये कार्बन है, और कार्बन को खाएगा ये जीवामृत के जीवाणु। फिर जब जीवाणु मरेंगे तो उसको कहते हैं जीवांश। मिट्टी की जांच कराते हैं तो उसमें लिखा रहता है जीवांश कार्बन। हकीकत ये है कि वो कार्बन की टेस्ट है, जीवांश पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन लिखा रहता है जीवांश कार्बन। तो इस कार्बन को जब जीवाणु खाएंगे तो उससे खाएंगे और फिर मरेंगे, तो मरने के बाद जो जीव द्रव्य निकलेगा वही फसलों का भोजन है। इतनी सी कहानी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, ये जो चीजें, ये सब बकवास है। चूंकि किसी खेत में कार्बनिक पदार्थ नहीं है और नमी नहीं है, कार्बन नहीं बन रहा है, तो फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये बेचने वालों का धंधा है। ये जो साइंस थी ना 16 पोषक तत्वों की, ये किसान की समृद्धि के लिए, प्रकृति के समृद्धि के लिए नहीं थी, ये इंडस्ट्री की समृद्धि के लिए थी। और चूंकि जमीन में जब ये कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा, जीवाणु नहीं होंगे, और ये कार्बन नहीं होगा और जीवांश नहीं होगा, तो निश्चित है फसलों में व्याधियां लगेंगी, तो फिर फंजीसाइड बिकेगा। इधर किसान ने अपने खेतों की मेड़ों के पेड़ काट दिए, तो बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। चिड़िया नहीं, तितली नहीं, दीमक नहीं, केंचुआ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, ढिमाका नहीं, तो फिर इंसेक्ट भी लगेगा, तो इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी। और किसान ने अगर पशुपालन बंद कर दिया तो उसके मटर की फसल में भतुआ होगा तो बीडीसाइड डाल के मारना पड़ेगा। गेहूं की फसल में कोई खरपतवार होगा तो बीडीसाइड डाल के मारना पड़ेगा। लेकिन अगर पशु थे, तो मुझे याद है कि फसलों में, बोई गई फसलों में जो खरपतवार होते थे, लोग अपना जाते थे, उखाड़ के लाते थे, 15 दिन 20 दिन मेहनत करते थे, पशुओं को चारा भी मिल जाता था और फसलों में खरपतवार की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती थी और कोई बीडीसाइड नहीं डालना पड़ता था। आज कृषि तकनीकी के युग में प्रकृति के इस सत्य को कोई नहीं बता रहा। कारण ये है कि सबकी दुकानें बंद होने का खतरा है। मैं किसान से कहता हूं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और जरा प्रकृति के वैभव को देखिए कि धरती कैसी होनी चाहिए। तो धरती नंगी नहीं होनी चाहिए। धरती का 20%, 15%, 25% हिस्सा पेड़ों से ढका होना चाहिए। लेकिन लोगों में अफवाह फैला दी गई कि पेड़ छाया मारता है। पेड़ अपने आप में एक फसल है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, छाया देता है और बहुत सारे जीव जंतुओं को शरण देता है। जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो पेड़ ही है जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा। लेकिन पेड़ तो मैंने काट दिया, मैंने मेड़ भी काट दी, बरसात का पानी भी नहीं संजोता हूँ,
फिर 250 फुट से पानी निकालता हूँ। भैंस गाय पालना मैंने बंद कर दिया, फसलों के अवशेष में आग लगा दिया। और उसके बाद देश सोचता है प्राकृतिक खेती करेंगे। कैसे करेंगे प्राकृतिक खेती? मित्र, आपको मैं, चूंकि आप यहाँ प्राकृतिक खेती समझने आए हैं, तो मैं 2 चीज़ें अक्सर समझाता हूँ। कल भी कुछ किसान आए थे तो उनसे भी मैं यही चर्चा कर रहा हूँ। एक तो जीवामृत की कहानी है। जमीन जिंदा है और मैंने जमीन को शिव कहा है। और शिव की सेना क्या है? जमीन जिंदा है किसकी बदौलत? शिव के गण हैं, बहुत सारे गण हैं, वो शिव को जिंदा किए हुए हैं। गण कौन से हैं? जमीन में रहने वाले लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लाखों स्पीसीज हैं। ये 2, 3, 4, 5, 6 आद नहीं है। ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया, माइकोराइजा, ये सब कहानी झूठ है। इस धरती में लाखों स्पीसीज के प्राणी रहते हैं जो नहीं दिखते। वो पूरी एक माया जमीन को जिंदा रखती है। उसके बाद चींटी है, चींटा है, केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है। अभी दीमक जो है ना, दीमक शब्द, दीमक के बारे में आज के 70 साल पहले से लोग कह रहे हैं दीमक नुकसानदायक है, दीमक फसलों को खा जाती है, दीमक फसलों की जड़ों को काट देती है। बिल्कुल भ्रम है। आज ही मैंने एक वीडियो डाला है। दीमक किसी भी जिंदा पेड़ को नहीं खाती। और कहीं अगर कोई दिखा दे हमको तो मैं बताऊं। दीमक, परमात्मा की व्यवस्था को जब समझेंगे तो दीमक शुष्क एरिया में, जहां पर नमी नहीं है, वहां पर परमात्मा की प्रकृति की एक व्यवस्था है कि जो फसलों का अवशेष है सूखा, दीमक सूखे हुए अवशेष को खा करके ह्यूमस में कन्वर्ट करती है। और केचुआ वहां पाया जाता है जहां नम इलाका होता है। कहीं पर नमी भी है, दीमक भी है, केंचुआ भी है। कहीं पर केवल दीमक है, कहीं पर केवल केंचुआ है। लेकिन हमने पेस्टिसाइड डाल के दीमक को भी मार दिया, केंचुए को भी मार दिया, और जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को मार दिया। इसलिए जमीन रिस्पॉन्स कम दे पा रही है, क्योंकि जिंदा नहीं है ना। माँ तड़प रही है, माँ बीमार है, माँ लाचार है। तभी तो हम कोई फसल बोते हैं तो हमको लगता है कि ये बिना यूरिया के, बिना डीएपी के, बिना पोटास के, बिना सल्फर के नहीं होगी, तभी तो मैं बाजार से लाता हूँ। और प्राकृतिक खेती में ये मेरा कहना है या दुनिया का कहना है कि केमिकल फर्टिलाइजर को और पेस्टिसाइड को बंद कर देने का मतलब है प्राकृतिक खेती। ये 2 सज्जन हैं, अभी मेरी रास्ते में बात हो रही थी, इन्होंने कहा मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ साहब, उत्पादन आधा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने जो विधा अपनाई वो प्राकृतिक खेती की विधा नहीं थी। मैं फिर बताऊं, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति के वैभव को निखारना। जैसे किसी किसान ने कहा साहब मैं तो गौमूत्र डालता हूं और फर्टिलाइजर डालना बंद कर दिया। ये प्राकृतिक खेती नहीं है। हमें धरती में ह्यूमस बढ़ाना है। ह्यूमस बढ़ाने के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमस का लॉस तो नहीं हो रहा। जैसे मैंने बोला, अगर नंगा खेत है, मेड़ नहीं है, थोड़ा सा स्लोप है, पानी सरसर बहता है, तो बहते हुए पानी में ह्यूमस और ऑर्गेनिक कार्बन ही बहता है। एक तो बहने की प्रक्रिया तो मैंने रोकी नहीं, तो हर साल जितना धरती माता बनाती है सब बह जाता है। तो मैं क्या कहता हूँ, खेत का आकार छोटा करिए और खेत की मेड़ें बनाइए, वर्षा का पानी रोकिए। रोकना ही है। अगर आने वाली पीढ़ियों को पानी मुहैया रहे, मतलब आने वाली पीढ़ियों को भी पानी मिलता रहे, ये बात आपके दिमाग में है, तो वर्षा के पानी को रोकना ही पड़ेगा, अन्यथा हम प्यास से मर सकते हैं। खाद्यान्न की गुणवत्ता, जैसे खेती क्यों करते हैं लोग? खेती सरल सी बात है। खेती इसलिए की जाती ताकि मुझको शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध भोजन मिले। आज तो पानी में भी हैवी मेटल्स हैं, और जब भोजन की बात करते हैं तो कितना ढेर सारा पेस्टिसाइड, टमाटर में, भिंडी में, करेला में, कद्दू में, सेव में, संतरे में, अंगूर में। मैं फल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, ऐसा नहीं है। आप फल और सब्जी के माध्यम से जहर खा रहे हैं, तभी लोग बीमार हैं। तो एक बार आदमी, इतना किसान इतना मेहनत भी करे, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा भी लगा दे, उसके बाद वो कर्जदार भी बना रहे, और उसके बाद वो पाप का भागीदार बने, यानी कि कीड़ा भी मारे, बीमारी भी मारे, केंचुआ भी मारे, तितली भी मारे, मधुमक्खी भी मारे, और फिर
हजारों रुपए का पेस्टिसाइड डाल करके जो उपज आएगी, जब वो बाजार में जाएगी तो वो खाने वाला भी मरे। मित्र, मैं अक्सर कहता हूं खेती धर्म का विषय है, खेती दर्शन का विषय है, खेती ज्ञान का विषय है, खेती टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का विषय नहीं है। और खेती, आप ये गलत फहमी मत पालिए कि खेती आप करते हैं। आप खेती में केवल बीज बोते हैं, और बीज बोने के लिए जो 4 बार 4 टन का ट्रैक्टर चलाते हैं, ये अधर्म है। जमीन के साथ केवल बीज बोना ही आपका धर्म था। फिर 180 फुट से पानी निकाल के गेहूं की सिंचाई करते, ये भी अधर्म है, क्योंकि जमीन के भूगर्भ जल का आप दोहन कर रहे हैं। फिर गेहूं का मामा लग गया तो उसको वीडीसाइड डाल के मार रहे हैं, ये भी आप अधर्म कर रहे हैं। खेती किसानी तो धर्म का विषय था कि परमात्मा की, प्रकृति की पूजा करनी है। परमात्मा ने, भगवान ने जितनी भी इकाइयां बनाई हैं, सबको जिंदा रहने का अधिकार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। खेती का सूत्र है कि हे ईश्वर, मैं ये चाहता हूं कि इस धरती के ऊपर जितनी भी जीव जगत की माया है, सभी निरोगी और सुखी बनी रहे। और अभी कर क्या रहा हूं? दीमक को आप मारेंगे तो दीमक नहीं मरी, केंचुआ मर गया। इल्ली को आप मारते रहे, इल्ली नहीं मरी, तितली मर गई। माहू को आप मारते रहे, माहू मरी नहीं, माहू नहीं मरी, मधुमक्खी मर गई। और ये सब होते होते इंसान भी मरने की कगार पर पहुंच गया। क्योंकि सीधा सीधा मित्र समझिए कि प्रकृति मेरी माँ है, और प्रकृति अगर संपन्न है तो मैं संपन्न हूं, प्रकृति अगर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूं। अगर प्रकृति नष्ट हो गई, प्रकृति बर्बाद हो गई, तो मुझे, मेरी बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता। मुझे तो बर्बाद होना ही होना है। इसलिए मैं देश के किसानों से कहता हूं, जागिए। और खेती मेरे फोर फादर अपने लिए नहीं कर रहे थे, मेरे लिए कर रहे थे। मेरे पिताजी, मेरे बाबा मेरे लिए कुछ करके गए हैं, और हम आज जो कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए बर्बादी का बीज बो रहे हैं। हम सब कब्रें खोद रहे हैं अपने अपने नाप की। हम सब लोग अपनी अपनी कब्र खोदने में लगे हैं। और ये जो कुछ चंद लोग हैं जो किसान को कुछ बेचने की जुगाड़ में लगे हैं, किसान को ये बेच दें, ये बेच दें, ये बेच दें, करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं। बता दूं आपको, मरोगे तुम भी। क्योंकि पानी एक ही जगह से सबको पीना, भोजन सबको एक ही बाजार से लाके करना, ऑक्सीजन इसी एटमॉस्फेयर से लेनी। तो ना वातावरण में ऑक्सीजन शुद्ध बची, ना जमीन के नीचे पानी शुद्ध बचा, ना भोजन शुद्ध बचा, तो आप कर क्या रहे हैं? ये मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत मरने के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर आपको मुबारक है। मैं विनोद कुमार सचार देश के किसानों से अपील करता हूं कि मित्र, वक्त नहीं है, जागिए। और मेरी जो विधा है मैं बता दूं, किसी को कोई घाटा नहीं होगा। जैसे ये सज्जन बोल रहे थे, मैंने एक नुस्खा अपनाया किसी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई बार ले चुका हूं। देश के बहुत सारे किसान फंस चुके, और वो जब करके देखा तो उनका उत्पादन नो डाउट आधा रह गया। आधा इसलिए रह गया क्योंकि आपने फर्टिलाइजर बंद किए, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का कोई उपक्रम नहीं किया। आपने एक नाटक किया। 10 लीटर गौमूत्र ले आए, 10 किलो गोबर ले आए, बरगद की मिट्टी ले आए, सूखी साखी डाल दिया, 72 घंटे में तैयार हो गया, नाली में बहा दिया। ये क्या किया तुमने? जीवामृत का मतलब है जमीन में जो हजारों लाखों प्रकार के जीवाणु थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनकी पुनर्स्थापना करना। गाय के गोबर में कहां है वो जीवाणु जो जमीन की में फिर से वो पुनर्स्थापना कर सके? पेशाब में वो कौन सा गुण था? गाय का, भैंस का, बकरी का मलमूत्र खेत में जाना चाहिए। मैंने बोला मेरे हाथ में गाय का गोबर है, खेत में जाना चाहिए, लेकिन जीवामृत के माध्यम से नहीं। ये तो टनों में जाना चाहिए। और आप सोचते 10 किलो गोबर से 1 एकड़ जमीन का कल्याण हो जाएगा? ये नेवर नेवर, इम्पॉसिबल नहीं है। जमीन, 1 हेक्टेयर जमीन में, 1 हेक्टेयर जमीन का वजन 6 इंच की मिट्टी का 20,000 कुंटल होता है। अगर 1% उसमें ह्यूमस करना है तो उसमें ये कार्बनिक पदार्थ सूखा, अगर गोबर सूख जाए, अगर ये पत्तियां सूख जाएं तो 350 कुंटल
जब ये ड्राई मैटर होगा तब 200 कुंटल कार्बन बनेगा। यानी 100 किलो का कार्बनिक पदार्थ में 58 किलो ही कार्बन बनेगा। तो 350 कुंटल ड्राई मैटर जब खेत में डालेंगे तब आपका 200 कुंटल कार्बन बनेगा। और फिर जीवामृत डालेंगे तो जीवाणु उस कार्बन का भोजन बनाएंगे, और फिर जीवाणु मरेंगे तो जीवांश बनेगा। और ये जीवांश ही जो है फसलों का भोजन है। इसमें सारे पोषक तत्व हैं। अब हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर की बात नहीं करनी। और अगर ये नहीं है, खेत में कार्बन नहीं है, तो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर के पीछे भागते रहना, जेब का पैसा बर्बाद करते रहना, और किसी मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। 50 साल से तो नहीं पहुंचे, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। 38 साल तो मुझको सरकारी सेवा में हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूं। किसान की दशा क्या मैं देख रहा हूं। चलिए, तो आप जीवामृत लेने आए हैं, ये किसान हैं आपके जैसे, हर रोज 2-3 किसान, एक किसान यहाँ आते रहते हैं। जीवामृत के बारे में बताया कि जंगल की मिट्टी से बनता है जीवामृत। ये वीडियो मैं कई बार बना चुका। जंगल की मिट्टी ले आइए 5 किलो, एक ड्रम में डाल दीजिए, 200 लीटर पानी भर दीजिए, और ये गुड़ है। टोटल 2 महीने में बन जाता है। 2 महीने का भोजन बताता हूँ। 2 महीने में हमें 28 किलो गुड़ डालना है। 2 महीने में इकट्ठा डाल दीजिए, 3 बार में डाल दीजिए, 4 बार में डाल दीजिए, या 28 किलो चीनी डाल दीजिए, या 14 किलो गुड़, 14 किलो आटा डाल दीजिए, 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा डाल दीजिए। अब दोबारा कोई किसान नहीं पूछेगा हमसे। 5 किलो मिट्टी डाल दी जंगल की, 200 लीटर पानी भर दिया, 28 किलो गुड़ एक बार में डाल दीजिए, या 28 किलो चीनी एक बार में डाल दीजिए, या 14 किलो गुड़ एक बार में डाल दीजिए, 14 किलो आटा एक बार में डाल दीजिए, या इस 28 किलो को 3 बार में डाल दीजिए। मतलब 15-15 दिन के अंतराल पर, 20-20 दिन के अंतराल पर। 2 महीने में बन जाता है। बस 2 महीने में जब बन जाएगा तो हमको यूज कर लेना है। 2 महीने बन गया, हमने इसका आधा या 90% यूज कर लिया, फिर पानी भर दिया, फिर यही क्रिया रिपीट कर दी, आगे की फसल में फिर बन गया। जंगल की मिट्टी में जो जीवाणु हैं, अब अगर ये वाला जीवामृत आपने बना के डाला तो आप देखना, बरसात में एक चीज और बताता हूं, ये जीवाणु बरसात के सीजन में मुझे जमीन में डालने, क्योंकि मैंने बोला प्रकृति, धरती माता अपना श्रृंगार बारिश के सीजन में करती है। जीवाणुओं की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा बारिश में अच्छी होती है, क्योंकि बारिश में नमी रहती है और नम पदार्थ को ये जीवाणु खाते हैं। अगर बारिश चली गई और ये जो कार्बन था, जो गीला था, वो सूख गया, तो सूखा हुआ पदार्थ ये जीवाणु कभी नहीं खाएंगे। बरसात में चूंकि कार्बन नम है, तो नम कार्बन को ही जीवाणु ये खाते हैं। तो नम पदार्थ को जीवाणु खा करके एक जो जीवांश बनाएंगे, वो खरीफ की फसल में भी काम आएगा, रबी की फसल में भी काम आएगा। कई लोग कहते हैं साहब इसको क्या हर साल डालें, तो मैं कहता हूं कि ये जीवाणुओं के मरने का कारण क्या है। जैसे कभी थे, आज के 100 साल पहले, 70 साल पहले तो ये जीवामृत की कहानी नहीं थी। ना कोई बायो फर्टिलाइजर बिकता था, ना कोई कंसोर्सिया था, नाइट्रोजन गोलक, जिंक गोलक, पोटास गोलक, इस तरीके की कोई कहानी नहीं थी। क्योंकि तब ये थे, तब इसलिए थे कि मेरी खेतों की मेड़ें थीं, मेरे खेतों की मेड़ों पर पेड़ थे और मैं पेस्टिसाइड नहीं डालता था। तो यानी आज नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि खेत की मेड़ के पेड़ काट लिए तो अप्रैल मई जून की गर्मी में मरे। अगर किसी किसान के यहाँ खेत की मेड़ पर पेड़ है, वो पेस्टिसाइड दबा के डालता है तो पेस्टिसाइड से मरे। तो अगर एक बार मैंने डाल दिया, खेत की मेड़ पर पेड़ हैं किसी के, और वो पेस्टिसाइड डालना बंद कर दिया, तो उसको फिर दोबारा डालना ही नहीं, कभी एक ही बार डालना है। और खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है तो तब तक डालना है जब तक खेत की मेड़ पर चारों तरफ शीशम का, जामुन का, कोई छायादार, नीम का, जिन पेड़ों में अप्रैल मई जून के महीने में छाया रहती, ऐसे पेड़ अगर हो जाएंगे तो उन पेड़ों के नीचे नहीं मरेंगे। फिर बारिश आएगी
जमीन ठंडी होगी, फिर ये जहाँ जिंदा थे वहाँ से पूरे खेत में फैल जाएंगे। तो ये कहानी है जीवामृत। अब वो वाला जीवामृत जो पूरी बात नहीं बताता कि पेड़ होना चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं डालने चाहिए, तो किसान अपना 7 साल से डाल रहा है, परेशान है। और सुनिए, अक्सर लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती में ये किसान को समझाते हैं कि 1 एकड़ में अपने लिए करो। ये कितना बड़ा अधर्म है, कितना बड़ा पाप है। यानी 10 एकड़ का किसान है, उससे कहा जा रहा है 1 एकड़ के लिए अपने लिए करो, यानी कि 9 एकड़ में दूसरों के लिए जहर परोसो और अपने लिए अमृत खाओ। और इसके 2 रीजन है कि पैदावार तो आधी रहेगी, तो 1 एकड़ में किया तो कोई परेशानी नहीं। उसको ये समझाने में लोग सफल हो गए, अपने लिए अच्छा खाओ। और मैं विनोद कुमार सचान क्या कहता हूं, तुम 10 एकड़ में करो, पैदावारी नहीं घटेगी, ये गारंटी है मेरी। बस कहता क्या हूं कि गन्ना में, धान में, गेहूं में 3 साल तक नाइट्रोजन जिंदा रखना। चूंकि मैंने बोला अभी जमीन में कार्बन, चूंकि आप मिट्टी की जांच कराएं तो कार्बन आपके खेत में 0.3% है, और मैं कहता हूं 1% होना चाहिए। तो जब ये फसलों के अवशेष वहीं पलटते रहेंगे, मलमूत्र वहीं ले जाके डालते रहेंगे, यानी कार्बनिक पदार्थ ऐड करेंगे, बहने से रोकेंगे, और जीवाणु होंगे तो ये कार्बन भी बढ़ेगा, जीवांश भी बढ़ेगा। तो जिस दिन 0.3 से बढ़ करके 0.6, 0.7, 0.8 जीवांश कार्बन हो जाएगा, उस दिन यूरिया भी बंद कर देनी। नाइट्रोजन जो यूरिया के रूप में है आप डालते हो, तो जितना पौधा ले पाता है, शेष पानी के माध्यम से नीचे लीच कर जाती है, और जब खेत सूखता है तो हवा में उड़ जाती है। लेकिन इस कोयले के अंदर जितना नाइट्रोजन है वो कभी नहीं उड़ेगा, ये कोयला पड़ा रहेगा। इस कोयले की ऊपरी सरफेस पर माइक्रोब्स अपना काम करेंगे, धीरे धीरे इसको हजम करेंगे, अंदर वाली नाइट्रोजन यहीं बनी रहेगी। तो जब 200 किलो नाइट्रोजन, 200 कुंटल कार्बन हमारे खेत में हो जाएगा, तो हमको यूरिया की जरूरत भी बंद कर देनी है। 5 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल लगेगा। जब आपके खेत में ह्यूमस की मात्रा 1% हो जाएगी, तो फिर मैंने बताया जंगल जैसा स्वरूप हो गया ना। खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगा लिए, मेड़ बना के वर्षा का पानी रोक लिया, जीवामृत डाल दिया, खेत में कार्बन बढ़ने लगा, जीवाणुओं की गतिविधि अच्छी होने लगी, खेत आपकी जमीन रिस्पॉन्स देने लगेगी। अब प्रारंभ के सीजन में एक और प्रश्न आता है, कुछ किसान सब्जी की खेती करते हैं, फल की खेती करते हैं, तो कहते हैं साहब इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन साहब बीमारी लगेगी, कीड़ा लगेगा, उसके लिए क्या करें? तो मैंने बोला, कई बार बोला हूं कि फसलों में 70 से 80% बीमारियां जो लगती हैं वो भूमि जनित हैं। बरसात के सीजन में अगर आपने ये जीवामृत डाल दिया तो इसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे, वो हानिकारक पैथोजन जो फसलों में बीमारी फैलाते थे, उनको जड़ से खत्म कर देंगे। तो रबी में फसल बो के देख लेना, भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, वायु जनित बीमारी आ सकती है, वायु जनित बीमारी आ सकती है। और पत्ती काटने वाले, पत्ती का रस चूसने वाले इंसेक्ट भी शुरू में आएंगे, क्योंकि अभी बायोडाइवर्सिटी आपकी अच्छी नहीं बनी है। तब तक के लिए मैं संजीवनी खाद बताता हूं। संजीवनी खाद में मित्र क्या करना है, ताजा गोबर लेना है। 30 किलो ताजा गोबर, भैंस का, गाय का, बंदिश नहीं है कि साहब गोबर देसी गाय का होना चाहिए। ये मेरे पास गोबर है, 30 किलो नहीं है लेकिन 20 किलो है। मान लीजिए 30 किलो, तो 30 किलो गोबर इस ड्रम में मैं डाल दूंगा। फिर हम 30 किलो नीम की पत्ती लेंगे, ये पत्ती 2 किलो, 30 किलो लेनी है। इनको काट लेंगे, कुचल लेंगे, हाथों से मसल देंगे, नोच नाच के इसमें डाल देंगे 30 किलो। ये गुड़ है मेरे हाथ में 3 किलो, 3 किलो इसमें गुड़ डाल देंगे। बस अब कितना हो गया, 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़, 63 किलो। अब इसमें 63 लीटर पानी भर दूंगा
और ये ड्रम धूप में रहेगा। जीवामृत का ड्रम छाया में रहेगा और संजीवनी खाद का ड्रम धूप में रहेगा, क्योंकि ये धूप से ही पकना है। फर्मेंटेशन की क्रिया धूप में जितनी ऊष्मा होगी उतनी ज़्यादा तेजी के साथ चलेगी। गर्मी के समय में 6, 7, 8 दिन में बन जाती है संजीवनी खाद, ठंड के सीजन में 15, 16 दिन लेती है। क्या करेंगे, ये जो 63 लीटर सॉलिड था, 63 लीटर पानी था, यानी कि करीब करीब 125 लीटर है। जब इसका मैं उपयोग करूंगा तो इस डंडे से 8 दिन के बाद मान लीजिए बन गया, इस डंडे से चलाऊंगा ऐसे खूब, और इससे 40 लीटर मात्रा निकालूंगा और एक ड्रम में पानी भरूंगा, कितना 160 लीटर, और इससे 40 लीटर निकालूंगा, इसमें डाल दूंगा, डंडे से चला दूंगा। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमको संजीवनी खाद में 4 गुना पानी मिलाना होता है। दूसरा, इसको स्प्रे करना तो छानना भी होता है। ये 40 किलो अगर इसका मटेरियल आप छानते तो छानने में बहुत परेशानी आती। अब क्या हुआ, 40 लीटर ये गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ स्लरी 200 लीटर 160 लीटर फ्रेश पानी में डल गई, डंडे से चला दिया, 12 घंटा छोड़ दिया, इसके सॉलिड पार्टिकल नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। 90-95% मटेरियल नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। फिर इस पानी को मग्गे से धीरे धीरे निथार लेंगे और मार्किन के कपड़े से छान लेंगे। अब मेरा स्प्रे लायक मटेरियल बन गया 1 एकड़ के लिए। 120 लीटर है, 40 लीटर एक बार निकाला, 40 लीटर एक बार निकाला, 40 लीटर फाइनल बचा। तो 1 एकड़ में सब्जी में, फल में कोई भी चीज़ थी जिसमें हमको कीड़े का और बीमारी का अंदेशा था, उसमें 15-15 दिन के अंतराल पर 3 बार स्प्रे कर लिया मैंने। क्या गारंटी है कि अब बीमारी नहीं लगेगी? तो फिर सुनिए, अगर जीवामृत नहीं डाला था तो सॉइल बोर्न बीमारी आएगी, भूमि जनित बीमारी आएगी। भूमि जनित बीमारी को ये संजीवनी खाद कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। ये संजीवनी खाद केवल हवा जनित बीमारी को नियंत्रित कर सकती थी। इसीलिए मैंने बताया जीवामृत भी डालना है और बाद में हवा जनित बीमारी के लिए संजीवनी डालना। इंसेक्ट कौन सा खत्म करेगा? पत्ती काटने वाला और रस चूसने वाला कीड़ा ही इससे जो है मतलब भगेगा, मरेगा नहीं। संजीवनी खाद किसी को मार नहीं रही है, केवल पत्ती का टेस्ट खराब कर दे रही है ताकि वो कीड़ा आपके खेत में ना खाए, कहीं और जाके खाए। ये संजीवनी खाद है मित्र। अगली बात, फिर लोग कहते हैं हमसे कि साहब और भी कुछ कीड़े लगते हैं। तो हमने कहा खेत की मेड़ पर पेड़ लगाओ, जिस दिन चिड़ियां आ जाएंगी आपके खेत में। हर पक्षी का पहला भोजन इंसेक्ट है, ध्यान रखना। सारे पक्षी इंसेक्ट कीड़ा ढूंढते हैं, जब कीड़ा नहीं मिलता तब मटर की फली खाते हैं। और इसलिए, और पक्षी मेरे खेत में है नहीं क्योंकि मेरे खेत में पेड़ नहीं है या मेरे खेत में पानी नहीं है कहीं। तो आजकल गर्मियों में लोग पक्षियों को पानी भर के रखते हैं ना, तभी तो पक्षी आते हैं। तो खेत पर पक्षी रहें इसके लिए उनके लिए पेड़ लगाने। और कौन से पेड़? कुछ परमात्मा ने, प्रकृति ने ऐसे पेड़ बनाए कि मनुष्य के काम आएंगे, कुछ पक्षियों के काम आएंगे। तो पक्षियों के, आम पक्षियों का पेड़ नहीं है, क्योंकि आम तो आप तोड़ लोगे। जैसे गेहूं का भूसा है ना, आप गेहूं काट लोगे, भूसा में आग लगा दोगे। तो बरगद का, पीपल का, पाकड़ का, गूलर का, महुए का, ये पेड़ पक्षियों के लिए हैं। जामुन का पेड़ कितना भी आप नहीं अकेले खा पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ गिरेगा ही, कुछ ना कुछ पक्षी खाएंगे। बरगद का पूरा फल, पाकड़ का पूरा फल, ये पक्षियों के लिए ही भगवान ने बनाया है। फिर कहीं जलाशय है छोटा सा तो चिड़ियां पानी पी लेती हैं। मतलब कुल मिलाकर के किसान के खेत में अगर पक्षी आ गए 150 तो आपको इंसेक्ट की समस्या से मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और है फिर बाद में, कई बार पक्षियों ने आपके चने की, मटर की फसल को इल्ली से बचा लिया। अब इल्ली नहीं है और मटर की फली आ गई, तो उन्हीं में कई सारे पक्षी हैं जो मटर की फली भी खाते हैं। अब आपको फिर बेचैनी हो गई कि बाप रे बाप,
अब बताइए, चिड़िया मटर का फली खा रही हैं। आपके पूर्वज कहे गए हैं, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ध्यान रखना, ये धरती माता जो है ना, धरती माता, इस धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं वो यहीं पर रहेंगे, यही उनका घर है, यहीं वो खाएंगे। और उनका घर था, उनके लिए अलग से प्रकृति ने व्यवस्था की थी, लेकिन उनके खाने पीने की जुगाड़ें आपने खत्म कर दी। आज इंसान इतना अज्ञानी हो गया, वो सोचता है कि सारी धरती मेरे पिताजी की है, यानी इस धरती पर एकाधिकार मनुष्य का है। मित्र, जब हम इसको माँ कहते हैं तो माँ की ड्यूटी है कि हर जीव जगत को पालती है। आप फसल बोते हैं अपने लिए, अगर देश का, दुनिया का सारा किसान एक साल हड़ताल कर दे कि मैं कोई फसल नहीं बोऊंगा, तो जीव क्या खाएगा? तो नाना प्रकार के धरती में रहने वाले जो जीव हैं, उनके लिए जमीन बहुत कुछ बोती है। हम अपने लिए फसल बोते हैं, लेकिन जीवों के लिए जो धरती माता फसल बोती, मैं उनको खरपतवार कहता हूं। और वैज्ञानिकों ने कहा खरपतवार तो नुकसान करता है, इसको मार दो बीडीसाइड डाल के। आपने खरपतवार को नहीं मारा, आपने प्रकृति की व्यवस्था को मारा। तो हम पिछले कई सालों से परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को नष्ट करने में लगे हैं। और भगवान की जब व्यवस्था नष्ट होती है तो मनुष्य के जीवन में ऐसी ऐसी विसंगतियां, ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे कष्ट, ऐसी ऐसी तकलीफें आती हैं जिनका समाधान ना तो वैज्ञानिकों के पास है, ना नीतियों के पास है, और ना किसी के पास है। हमारे जीवन की हर मुश्किल का समाधान परमात्मा के, भगवान के, प्रकृति की व्यवस्था के पास है। इसलिए प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था को आत्मसात करें, प्रकृति की व्यवस्था को समझने का प्रयास करें और प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीने की आदत डालें। अगर मैं लालच में फंसा रहा तो ध्यान रखिएगा कि आपके दुख तकलीफ अभी और बढ़ेंगे। और आप पंजाब में देख रहे हैं ना, देश के जिन जिन हिस्सों को, पहले तो पंजाब को पंजाब कहा जाता था, अब मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कई जिलों को कहा जाता है वो मिनी पंजाब है। मिनी पंजाब का मतलब है कि वहाँ की खेती बहुत हाईटेक हो चुकी है। और जहाँ की खेती हाईटेक हो चुकी है वहीं सबसे ज़्यादा लोग कैंसर के शिकार हैं। चूंकि हाईटेक का मतलब है कि पानी पर्याप्त है और स्प्रिंकल लगा दिया, ड्रिप लगा लिया, ड्रोन लगा लिया, और ये पेस्टिसाइड, वो इंसेक्टिसाइड, वो बीडीसाइड, ये सारा पेस्टिसाइड मनुष्य के, पशुओं के शरीर में जाकर के इंसान को और पशुओं को अस्पताल की शरण में भेज रहा है। तो पैसा आपने इसलिए कमाया था 10 लाख कि मुझको कैंसर हो जाए, इसलिए तो नहीं कमाया होगा। हम कुछ भी काम करते हैं, कहते हैं कर्म का फल मीठा होता है, कर्मों का फल मीठा होता है, लेकिन कुकर्मों का फल बहुत कड़वा होता है। आज हम सब लोग कर्म भूल करके कुकर्म कर रहे हैं। कर्म जो प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए किया जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव को लेकर के जब कुछ करेंगे वो कर्म होगा। और जब अपने लिए करेंगे कि हमको इतना उत्पादन मिल जाए, यानी हाउ मिल जाए, वही कुकर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो कुकर्म का परिणाम तो कड़वा होगा ही होगा। हमें उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।